भारत में मॉनसून की वापसी पश्चिम राजस्थान से प्रारंभ हो गई है। वर्ष 2025 में मॉनसून लगभग एक सप्ताह पूर्व आ गया था। इस संदर्भ में हमारे लिए जानना जरूरी है कि वस्तुतः मॉनसून का अर्थ क्या होता है, साथ ही भारत के संदर्भ में मॉनसून का महत्व क्या है। मॉनसून भारत की कृषि प्रणाली के लिए इतना जरूरी क्यों है, न केवल कृषि प्रणाली के लिए बल्कि औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी इसका महत्व क्या है। इन सभी पक्षों पर आज इन फोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ष 2025 में मॉनसून की सामान्य स्थिति अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग क्षेत्रों में क्या रही है। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मॉनसून को ही जानने की कोशिश करते हैं। मॉनसून जो शब्द है, ये मॉनसून शब्द की जो उत्पत्ति है, ये मौसिन शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? मौसिन शब्द से हुई है। और मौसिन जो शब्द है, ये अरबी शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है मौसम। क्या अर्थ हुआ इसका? मौसम इसका अर्थ हुआ। तो मॉनसून किसको अभिव्यक्त करता है? मॉनसून पवनों की एक दोहरे सिस्टम को, पवनों की एक दोहरी प्रणाली को अभिव्यक्त करता है। जब हम पवनों की दोहरी प्रणाली की बात करते हैं, एक डबल सिस्टम की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें इसके दो रूप देखने को मिलते हैं। एक रूप हमें जून के माह में सामान्यतः देखने को मिलता है और एक रूप हमें इसे इसका सितंबर के जो सेकंड हाफ है, सितंबर का जो दूसरा हाफ है, यानी अर्धांश के बाद 15 सितंबर के बाद है सामान्यतः, उस समय देखने को मिलता है। जिस मॉनसून को हम जून के समय में सामान्यतः देखते हैं, उसको हम दक्षिण पश्चिम मॉनसून के नाम से जानते हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के नाम से जानते हैं और इसका एक और नाम है ग्रीष्म मॉनसून, ग्रीष्मकालीन मॉनसून। इसके अलावा जो सितंबर में वापसी होती है मॉनसून की, उसको हम उत्तर पूर्वी मॉनसून के नाम से जानते हैं और इसको हम एक और नाम से जानते हैं विंटर मॉनसून, यानी शीतकालीन मॉनसून के नाम से भी इसको जानते हैं। मॉनसून का ये दोहरा सिस्टम भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब हम दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बात करते हैं, तो ये भारत की भूमि के लगभग 70% एरिया पर बरसात करने के लिए, बारिश करने के लिए जिम्मेदार है। आप ये भी जानते हैं कि भारत में जो खरीफ की फसल है, वो मॉनसून के समय में ही, यानी जून जुलाई के समय में ही उसकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर के लगभग उसकी कटाई होती है। तो भारत में जो खरीफ फसल की बुआई होगी, वो जल्दी होगी या बाद में होगी, इसका निर्धारण मॉनसून के आगमन पर ही निर्धारित करता है कि मॉनसून जल्दी आया है या मॉनसून देरी से आया है। आप ये भी जानते हैं कि मॉनसून का आगमन भारत में कब से माना जाता है? जब वो केरल में प्रवेश करता है। केरल में मॉनसून के आगमन की जो सामान्य तारीख है, वो 1 जून रहती है। लेकिन इस बार 24 मई के दौरान ही, 24 मई की तारीख को ही मॉनसून का प्रवेश केरल में हो गया था, यानी मॉनसून भारत में लगभग 1 सप्ताह पूर्व आ गया था। तो अगर 1 सप्ताह पूर्व आ गया था, तो जाहिर-सी बात है कि जो खरीफ की फसल है, वो कहीं न कहीं पहले उसकी बुआई की पृष्ठभूमि का निर्माण हो जाता है। अगर मॉनसून भारत में बेहतर रहता है, तो वो खरीफ की जो फसल है, उसकी उत्पादकता बढ़ाने, उसकी बुआई के क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे भारत में खाद्य सुरक्षा बढ़ती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होता है, किसानों की आय भी बढ़ती है। तो एक ओवरऑल पृष्ठभूमि का निर्माण बेहतर मॉनसून से हो जाता है। साथ ही एक मॉनसून का महत्व ये भी है कि मॉनसून से जलाशयों में बेहतर पानी होता है, नदियां भी बेहतर तरीके से बहती हैं। तो नदियों पर, जलाशयों में जहां पर भी पानी को रोक करके बांध बनाए गए हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनके माध्यम से बेहतर बिजली उत्पादन भी होता है। आप ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो भारत के 8 कोर सेक्टर्स में शामिल है। जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह लगातार औद्योगिक कारखानों को होता है, तो इससे भारत में उत्पादकता बढ़ती है और जब भारत में उत्पादकता बढ़ती है, तो जाहिर-सी बात है उसका जीडीपी में भी योगदान रहता है और रोजगार सृजन में भी उसका योगदान रहता है। तो ओवरऑल भारत में कृषि उत्पादकता, विशेष तौर से खरीफ की फसल की उत्पादकता को निर्धारित करने में, औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करने में, रोजगार सृजन में इसकी भूमिका होती है। और जब कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका है, औद्योगिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये दोनों सेक्टर बेहतर पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं सेवा सेक्टर के अधिक बेहतर तरीके से काम करने की। तो इस प्रकार से मॉनसून का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक व्यापक प्रभाव होता है। अंग्रेजों के समय में भी जब ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ था, उन्होंने भारतीय मौसम को सही तरह से जानने के लिए, भारत की मौसम मॉनसून प्रणाली को सही तरह से जानने के लिए 1875 में किस विभाग की स्थापना की थी? भारत मौसम विज्ञान विभाग की
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की थी 1875 में, ताकि वो भारतीय मौसम के बारे में, भारतीय मानसून के बारे में बेहतर जानकारी हासिल कर सके, मानसून का पूर्वानुमान भी कर सके और मानसून के पूर्वानुमान के आधार पर ये पता लगा सके कि भारत में किस प्रकार की उत्पादकता रहने वाली है और किसी भी तरह की आकस्मिकता से निपटने के लिए पहले से ही नीति निर्माण कर सके। इसके लिए शुरुआत हुई थी। भारत सरकार भी इस तरह करती है, वो भी लगातार जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है उसमें आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर रही है मौसम के पूर्वानुमान को बेहतर तरीके से, सटीक तरीके से जानने के लिए, ताकि भारत सरकार भी किसी भी तरह की आकस्मिकता से निपटने के लिए पहले से ही तैयार हो सके। आप ये भी जानते हैं कि जैसे भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इस बार मानसून के कारण मानसून के सीजन में 15 सितंबर तक काफी बरसात हुई है, जिसके कारण पंजाब में दशकों की सबसे बड़ी बाढ़ आई है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का एक बहुत विकराल रूप देखने को मिला है। हाल ही की घटना आप देखिए कि देहरादून में भी हमें बाढ़ जैसी स्थितियां देखने को मिली है। तो इससे अगर हम मानसून का पहले से ही पूर्वानुमान करते हैं, तो किसी भी तरह की आकस्मिकता से निपटने की पहले से ही पृष्ठभूमि का निर्माण हो जाता है। तो इसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की विशिष्ट भूमिका है और वर्तमान में ये किसके अंतर्गत काम करता है? वर्तमान में काम करता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। किसके अंतर्गत काम करता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। भारत में आपने एक शब्द सुना होगा कि कई महत्वपूर्ण कारक हैं। भारत में लॉन्ग पीरियड एवरेज आपने शब्द सुना होगा, लेकिन लॉन्ग पीरियड एवरेज को जानने से पहले हम 1-2 टर्म को और जान लेते हैं। जैसे मानसून को भारत में निर्धारित करने वाले कई कारक हैं। एक कारक ये है कि जो तिब्बत का पठार है, वहां पर कम दबाव का क्षेत्र जब बनता है, तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा को एक प्रकार से प्रभावित करता है। यानी जिसको हम कहते हैं, जो ग्रीष्मकालीन मानसून है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसकी दिशा इस प्रकार से रहती है। इस प्रकार से वो रहती है और तिब्बत का जो पठार है वहां पर कम दबाव का क्षेत्र बनना दक्षिण पश्चिम मानसून को कहीं ना कहीं आकर्षित करता है भारत की तरफ। और आप ये भी जानते हैं कि कम दबाव के क्षेत्र की तरफ ही अधिक दबाव के क्षेत्र की तरफ से हवाओं का दिशा रहती है। तो हवाएं कहां से कहां चलती है? अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की ओर चलती है। जब उत्तर पूर्वी मानसून होता है, यानी जो विंटर मानसून होता है, उसका एक कारक ये भी माना जाता है कि तिब्बत के पठार में अधिक दबाव का क्षेत्र बन जाता है। साथ ही भारत में मानसून को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी है। इसको आप किस नाम से जानते हैं? ITCZ, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसका मतलब क्या है? आप ये भी जानते हैं, जो विषुवतीय क्षेत्र होता है उस पर सूर्यातप की मात्रा, यानी सूर्य से आने वाली किरणों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, वो सीधी पड़ती है। जब सूर्य से आने वाली किरणें सीधी पड़ती हैं, तो सूर्यातप यानी सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उसका ज्यादा एक प्रकार से आगमन भी होता है। और जब ज्यादा आगमन होता है, तो इससे समुद्र की सतह का तापमान क्या होता है? वो बढ़ता है। समुद्र की सतह का तापमान ज्यादा बढ़ता है तो इवेपोरेशन, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी बढ़ती है, हवाएं ऊपर उठती हैं। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो गर्मी के मौसम में जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ये उत्तर की ओर खिसकता है और दक्षिण जो सर्दियों का मौसम है उसमें दक्षिण की ओर खिसकता है। तो जब गर्मियों के मौसम में उत्तर की ओर ये खिसकता है, तो उस दौरान भी ये हवाओं के पैटर्न को इस ओर इस प्रकार से प्रभावित करता है। और जब ये दक्षिण की ओर खिसकता है, तो हवाओं के पैटर्न को ये प्रभावित इस प्रकार से करता है। ये दक्षिण की ओर खिसक गया है और ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, इसी की ओर व्यापारिक पवनें चलती चलती हैं। जहां पर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, वहां पर व्यापारिक पवनें इस प्रकार से उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आप देखते हैं इस प्रकार से चलती हैं और इस प्रकार से दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से इस प्रकार से पवनें चलती हैं। इन पवनों को क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें कहते हैं और ये भी भारत में मानसून को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये सारी बातें हुई मानसून के बारे में। मानसून के बारे में आप ये भी जानते हैं कि लॉन्ग पीरियड एवरेज एक शब्द है। लॉन्ग पीरियड एवरेज का क्या मतलब है? कि एक लंबे समय में औसतन किसी स्थान पर कितनी वर्षा हो रही है। तो भारत में औसतन लंबे समय में कितनी वर्षा हो रही है, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया गया है? एक आंकड़ा निकाला गया 1971 से वर्ष 2020 का, कि भारत में इस दौरान कितनी औसतन वर्षा हुई है और उससे हमें पता चला कि सामान्यतः 87 सेंटीमीटर वर्षा भारत में होती है। और 87 सेंटीमीटर का एक निर्धारण हो गया कि औसतन इतनी वर्षा होती है। अब सामान्य वर्षा का क्या मतलब हुआ? इस 87
सेंटीमीटर के अगर 96% से लेकर के 104% तक बारिश होती है, तो उसको हम मानते हैं सामान्य वर्षा, सामान्य बारिश मानते हैं। इसके अलावा अगर बरसात 90% से लेकर के 96% के बीच होती है, तो इसको हम मानते हैं सामान्य से कम वर्षा। और अगर वर्षा 104% से अधिक से लेकर के 110% के बीच में होती है, तो इसको मानते हैं हम सामान्य से अधिक वर्षा। ये सामान्य से कम वर्षा, ये सामान्य से अधिक वर्षा। अगर 110% से अधिक बारिश होती है, तो उसे हम बहुत अधिक बारिश मानते हैं, बहुत ही एक्सेस बारिश मानते हैं। और अगर 90% से कम बारिश होती है, तो इसमें बारिश की भारी कमी मानते हैं। इससे कई क्षेत्रों में आप सूखे की अवस्थिति भी देखेंगे। तो ये हुई दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात। अब दक्षिण पश्चिम मानसून का एक सामान्य संदर्भ ले लिया जाता है, यानी जब हम मानसून के बारे में बात करते हैं, तो सामान्यतः उसको कई बार दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भी परिभाषित कर दिया जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि हम एक पूरे पैटर्न के रूप में दक्षिण पश्चिम मानसून को परिभाषित कर देते हैं, एक नाम से इस परिभाषित कर देते हैं। तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर सामान्यतः मानसून के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो मानसून की वापसी हो रही है, यानी एक प्रकार से उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में वो वापस जा रहा है। जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में, तो इसकी वापसी भी जो हो रही है, वो कई दिन पहले हो रही है। जैसे पश्चिम राजस्थान से सामान्यतः वापसी कब होती है? सामान्य तारीख है 17 सितंबर, लेकिन इस बार 14 सितंबर को ही इसकी वापसी हो रही है, यानी 3 दिन पहले वापसी हो गई है। तो ये 10 वर्षों में सबसे जल्दी वापसी है। अगर हम 2024 का आंकड़ा देखें, तो मानसून की वापसी 23 सितंबर को हुई थी और 2023 में 25 सितंबर को हुई थी। और इस प्रकार से 2025 में मानसून आया भी जल्दी और जा भी जल्दी रहा है। आया कब था? 1 जून के बजाय 1 सप्ताह पहले 24 मई को ही सामान्यतः आ गया था। इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया था। मानसून के माध्यम से 15 सितंबर तक भारत में किस क्षेत्र में कितनी बारिश हुई है, ये भी जान लेते हैं। सामान्यतः 15 सितंबर तक भारत में सामान्य से 7% बारिश अधिक हुई। कितने? सामान्य से 7% बारिश अधिक है। केवल 4 राज्य हैं जहां पर वर्षा घटी हुई दिखाई दी है। ये राज्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में पड़ते हैं। सबसे ज्यादा घटाव सामान्य वर्षा का आपको कहां पर देखने को मिलेगा? मेघालय में। मेघालय में जो बरसात है, उसमें 44% की कमी देखी गई है और अरुणाचल प्रदेश में ये कमी 40% की है। तो इन 2 राज्यों में सबसे कम बरसात हुई है इनके एवरेज के मुकाबले। और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां सामान्य से 68% अधिक वर्षा देखने को मिली है, जो राज्यों में सबसे ऊपर है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, उसके ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में 413% से अधिक बारिश बारिश हुई है। तो यो लद्दाख क्या हुआ? यूटी हुआ। तो राज्यों में राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिली है, 68% अधिक वर्षा हुई है। और लद्दाख के जो ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पर भी 413% अधिक वर्षा हुई है, लेकिन लद्दाख यूटी में आता है। इसके अलावा भारत के 12 राज्य और संघ शासित प्रदेश, राज्य या संघ शासित प्रदेशों को मिलाकर के कितनी संख्या है? 12 है। वहां पर 20 से 59% अधिक वर्षा हुई है। इनमें 6 राज्य उत्तर पश्चिम भारत के हैं और उत्तर पश्चिम भारत में आपने देखा कि किस प्रकार से पंजाब में दशकों की सबसे बड़ी बाढ़ देखने को मिली है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर गए थे, तो पंजाब के लिए अतिरिक्त रूप से 1600 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा भी हुई थी। इसके अलावा 18 राज्य और संघ शासित प्रदेशों में मिलाकर के स्थिति सामान्य वर्षा की रही है। अगर हम जिले स्तर पर, जैसे भारत में राज्यों और जिलों की संख्या, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की संख्या मिलाकर के कितनी है? 36 है, यानी 28 राज्य हैं भारत में और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ना, ये राज्य और संघ शासित प्रदेशों को आपस में मिला करके हो रही है। तो यहाँ पर 36, जब हम संघ शासित क्षेत्र और राज्यों की बात करते हैं, तो उसमें से 12 में 20 से 59% अधिक वर्षा, 18 में सामान्य वर्षा। और जिला स्तर की अगर हम बात करें, तो 20% जिले भारत में ऐसे हुए हैं जहां पर कम या बहुत कम बरसात हुई है। 33% जिलों में वर्षा अधिक या बहुत अधिक हुई है और 47% जिले ऐसे हैं जहां पर वर्षा भारत में सामान्य रही है। तो भारत में 15 सितंबर तक की सामान्य वर्षा की स्थिति रही है, लेकिन अभी भी मध्य भारत में और दक्षिण भारत में मानसून के कारण बरसात हो रही है। और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण आप जानते हैं कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में काफी बरसात होती है। तो अभी मानसून के कारण कितनी बारिश हुई है, उसके आंकड़े आने बाकी हैं, क्योंकि अभी दक्षिण भारत में और मध्य भारत में बरसात अभी भी हो रही है।
बंगाल की खाड़ी में मुख्य रूप से बनने वाले जो कम दबाव के क्षेत्र हैं और जो भू केंद्रित चक्रवातीय परिसंचरण है, उसके कारण भारत में, दक्षिण भारत में और मध्य भारत में बरसात की स्थितियां बनी हुई है। जब हम कम दबाव के क्षेत्र की बात करते हैं तो आप जानते हैं कम दबाव के क्षेत्र की तरफ ही हवाएं अधिक दबाव वाले क्षेत्रों की तरफ से चलती हैं। इससे नमी वाली हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ती है, ठंडी हवा के संपर्क में आती है, संघनन की प्रक्रिया होती है और फिर बरसात के रूप में वो नीचे गिरती है। जब हम भू केंद्रित परिसंचरण क्षेत्र, चक्रवातीय परिसंचरण की बात करते हैं तो भूमि के क्षेत्र पर बनने वाले छोटे परिसंचरण सर्कुलेशन के रूप में हवाओं का जो परिसंचरण है, हवाओं का जो एक प्रकार से सर्कुलेशन है, उसके रूप में आप इनको परिभाषित कर सकते हैं, जो अंदर की ओर खिंच करके हवा ऊपर उठती है। छोटे-छोटे क्षेत्र है, पूरा चक्रवात बनने की आवश्यकता भी नहीं है, बल्कि छोटे-छोटे जो सर्कुलेशन है, उसके माध्यम से भी बरसात हो सकती है। तो भारत में इस तरह की स्थितियां अभी भी बनी हुई हैं। 14 सितंबर को तेलंगाना और विदर्भ में सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र था। इसका प्रभाव वहां पर देखने को मिला, जो 15 सितंबर तक कमजोर हो गया। इसके अलावा एक संभावना ये भी है कि 20 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे भारत के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वहां पर बारिश होने की संभावना है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं और प्रश्न क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी के अनुसार सामान्य वर्षा का अर्थ क्या है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96% से 104%। बी ऑप्शन है लॉन्ग पीरियड एवरेज का 90% से 96%, लॉन्ग पीरियड एवरेज का 104% से 110% या लॉन्ग पीरियड एवरेज का 90% से कम। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।